जय हिंद सभी बच्चों को मेरी तरफ से। तो आप सब कैसे हैं? होप आप सब फाइन हो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में वो है सुप्रीम कोर्ट। तो आज हम इसके बारे में फर्दर स्टडीज करते हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्या यहां पर प्रावधान है यहां पर। ठीक है, सो आ जाइए पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में यानी पार्ट फिफ्थ जो है, पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है किसके साथ? सुप्रीम कोर्ट के साथ। अब इसमें आर्टिकल्स भी हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं ये 124 से लेकर 147 के बीच में डील करते हैं। आर्टिकल्स माने अनुच्छेद, और पार्ट नंबर फिफ्थ अगर हम चैप्टर देख लें तो चैप्टर 6 आ जाता है ये। और अगर आप देख लोगे पार्ट फिफ्थ, तो पार्ट फिफ्थ बेटा जी यहां पे आपकी यूनियन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट में आता है। तो यहां तक बहुत ही सिंपल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्ट नंबर फिफ्थ में आता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके आर्टिकल्स कौन से हैं? इसके आर्टिकल्स हैं 124 से लेकर 147 के बीच में। नाउ लेट अस सी फर्दर यहां पे चीजें कैसे चलती हैं। किसी भी चीज को यदि बेटे पढ़ना हो तो हमें उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आया कैसे था। तो हमारे पास यहां पे एक अधिनियम था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी चीज को चलाते हैं। एक्ट मींस अधिनियम, एन एक्ट जो कि एक लीगल वे से आया होगा। अब इसे पास कब किया गया? इन द ईयर 1773, 1773 में। बेसिकली इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहां पर, दे हैड दी बैटल, दो बैटल्स हुई थी उनकी। जैसे कि वन ऑफ द बैटल्स वाज बैटल ऑफ प्लासी। एक प्लासी का युद्ध हुआ जो वर्ष 1757 में हुआ, और फिर बक्सर का बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ 1764 में। तो यहां से थोड़ा सा कैप्चर करना शुरू किया उन्होंने इंडियन पार्ट्स को। उसके बाद चलाने के लिए एक एक्ट लेकर आना पड़ा उन्हें। तो इसी एक्ट में क्या बनाया गया? इसी एक्ट में आपका बना सुप्रीम कोर्ट। क्या बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट। सो बाय दिस एक्ट सुप्रीम कोर्ट was established at Calcutta। सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया है वो किस एक्ट के तहत है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और बनाया कहां पे गया है? बनाया गया है ये कैलकाटा में। दिस सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय दिस एक्ट। अब ये प्लेस आ गई कैलकाटा, ठीक है। और उस टाइम पर जो जज बनाए गए, इनका नाम भी मैं यहां पे ले लेता हूं, एलिजा एम्पे। और साथ में 4 अदर जजेस भी मौजूद थे। ये बेटा जी हम कब की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं 1773 के बाद। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया है वो किस एक्ट के तहत बनाया गया है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और बनाया कहां पे गया है? कैलकाटा में। जस्टिस एलिजा एम्पे विद 4 अदर जजेस। इसके बाद यहां पे क्या है इंपॉर्टेंट? फिर यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। बहुत सारी चीजें वहां से हमने अपने संविधान में ली हुई हैं।
मैक्सिमम सोर्स हमारा वहीं से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है। सो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, सो उसमें जो बनाया गया बेटा, वो बनाया गया फेडरल कोड बनाया गया, फेडरल कोड। अब यही फेडरल कोड जो है वो डिस्प्यूट देखेगा बिटवीन द प्रोविंसेस एंड अदर एरियाज। और ये फेडरल कोड वैसे तो 1935 के एक्ट के तहत आया था, बट इसकी शुरुआत हुई थी 1937 के आसपास। फिर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद वाला जो टाइम पीरियड है, तो वैसे तो 26 ऑफ जैन 1950 ही है, बट फर्स्ट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट बेटा जी जो हुई थी, वो हुई थी ऑन 28 ऑफ जैन 1950। यानी शुरुआत इस समय काल पे, बट जो फर्स्ट सिटिंग करी गई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसकी जो डेट है दैट इज व्हाट, दैट इज 28 ऑफ जैन 1950। तीन चीजें अभी तक हमने देखी हैं इस लेक्चर में कि सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सेकंड, देन आफ्टर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके तहत फेडरल कोर्ट की शुरुआत करी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के ये स्टार्टिंग, ये मैंने आपको डेट भी बता दिया, और फर्स्ट सिटिंग वाली डेट भी आ गई 28 जनवरी 1950। अब जब उस समय काल में जजेस के गिनती थी, तो सबसे पहले यहां पर 7 नियर अबाउट जजेस रहे हैं। फिर धीरे धीरे इनकी स्ट्रेंथ जो है वो हम कैसे बढ़ाते हैं, वो हम बढ़ाते हैं इस वाले बिल से, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ जजेस बिल, नंबर ऑफ जजेस बिल, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड बाकी जो हैं 33 जजेस हैं। यानी एक भारत का मुख्य न्यायाधीश है और बाकी जो है 33 वो न्यायाधीश हैं भिन्न भिन्न। ये आप अच्छे से जानते हो कि अभी 50th चीफ जस्टिस कौन है। मैं चाहूंगा आप कमेंट बॉक्स में एक बारी प्लीज मुझे टाइप कीजिएगा कि भारत में 50th चीफ जस्टिस कौन है इस वक्त। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ये भी हमने सब कुछ बेसिक ही देखा है, कोई इतना बड़ा यहां पर और चीजें नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी, सबसे पहले तो बेटा जी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं हम लोग, यानी नियुक्ति। तो इसके तहत आपको पता है कि सीजीआई इज अपॉइंटेड बाय whom, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। with such other judges of the Supreme Court and High Court, सुप्रीम कोर्ट माने सर्वोच्च न्यायालय, एंड हाई कोर्ट माने उच्च न्यायालय। as he deems necessary। अब इस सेंटेंस का तात्पर्य क्या है
कि भारत में जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे इनकी नियुक्ति करेंगे भारत के राष्ट्रपति, जिसमें वो ऐसे जजेस से सलाह लेंगे जो कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से रहेंगे। कहां से रहेंगे? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से, जैसा राष्ट्रपति चाहेंगे वही जजेस यहां पे सलाह देंगे। तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है बेटे ये, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट दी सीजीआई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, जहां पे पॉलिटी बिल्कुल बेसिक आती है। मैक्सिमम क्वेश्चन अपॉइंटमेंट पे पूछे जाते हैं। सीजीआई तो हमने अपॉइंट कर लिए, अब हम बात करते हैं जजेस की। तो जजेस को भी अपॉइंट कौन करता है? जजेस को भी अपॉइंटमेंट, स्मार्ट वर्क कर लो थोड़ा। जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट with such judges of the Supreme Court and High Court as he deems necessary, plus the consult of the Chief Justice, plus the advice of the Chief Justice, basically। जहां पे मुख्य रोल सीजीआई का भी आ गया, प्रेसिडेंट का भी आ गया, और ऐसे कुछ जजेस का भी आ गया जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रहेंगे। तो ये बेसिकली कौन सा मेथड था? अपॉइंटमेंट वाला। अब बेटे हाल फिलहाल में यहां पर क्या था कि मैं आपको कुछ एक अमेंडमेंट बताता हूं। पहले एक 99th अमेंडमेंट थी, और हाल फिलहाल का केस भी था, NJAC माने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को बाद में नल एंड वॉइड भी किया था। वो भी हम देखते हैं कि क्या यहां पर उन्होंने वैलिड पॉइंट बताया इस अमेंडमेंट के बारे में। लेट अस सी की 99th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट माने क्या है? चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस 99th अमेंडमेंट में क्या किया गया कि कोलेजियम सिस्टम वॉज रिमूव्ड, कोलेजियम सिस्टम को हटाया गया, एंड NJAC वॉज एस्टैब्लिश्ड, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बनाया गया। अब यहां पे हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि कोलेजियम सिस्टम आखिर है क्या चीज। तो कोलेजियम सिस्टम की वैसे तो बातचीत बेटा जी भारत के संविधान में नहीं करी गई थी, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था। बट हमारे यहां पर क्या रहेंगे? हमारे यहां पर 3 जजेस केसेस थे। इन 3 जजेस केसेस के बाद यहां पर कोलेजियम सिस्टम आएगा 1998 में। अब ये कोलेजियम सिस्टम किसके लिए होता है, ये मैं यहां पे आपको इसका वर्णन कर देता हूं। दिस इज बेसिकली फॉर ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। यानी जजेस की अगर नियुक्ति करनी है आपने या ट्रांसफर करना है, तो उसमें कोलेजियम सिस्टम, जिसमें कुछ जजेस यहां पे रहते हैं। ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कोलेजियम सिस्टम है उसमें 1 CGI प्लस 4 जजेस रहते हैं। अपॉइंटमेंट्स या फिर ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट में कितने कोलेजियम सिस्टम के तहत जजेस हैं? यहां पे 5 जजेस हैं इस कोलेजियम सिस्टम के तहत। और 99th अमेंडमेंट में क्या किया गया बेटा कि कोलेजियम सिस्टम को हमने रिप्लेस कर दिया था बाय नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब वैसे तो भारत में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के बीच
कभी इतना 1-to-1 फाइट नहीं होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपनी थोड़ी सी पावर दिखाई, इस अमेंडमेंट को ही उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का मानना यह था कि ये जो अमेंडमेंट आप लेकर आ रहे हैं 99th अमेंडमेंट, इसके तहत ये जो आप कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस कर रहे हैं विद द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर को हिला रहा है। माने कौन सा? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। किस सिस्टम को हटा रहा है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी जो न्यायालय है वो स्वतंत्र है अपनी हर चीज में। तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रोल बढ़ रहा था उसको खत्म कर दिया। कैसे? 99th अमेंडमेंट को ही क्या कर दिया? नल एंड वॉइड, माने इसको रद्द कर दिया गया। ये लगभग 2014-15 की बात है, और हाल फिलहाल में ही 2022 में फिर से इस पर फोकस हो रहा था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें लगभग 6 मेंबर्स रहेंगे, 2 जजेस भी रहेंगे प्लस अदर मेंबर्स रहेंगे। सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हिट हो रही थी, इस कारण से इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे नल एंड वॉइड कर दिया। कोलेजियम सिस्टम भी मैंने आपको बता दिया, बेसिक है। अगर आप समझना चाहोगे तो ग्रुप ऑफ जजेस है, जिसमें मैक्सिमम कितने जजेस हो सकते हैं? 1 + 4 दैट इज इक्विवेलेंट टू 5, यानी 5 न्यायाधीश होंगे यहां पे, जिनमें एक भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अदर जजेस रहेंगे बेटा जी, जिनका कामकाज क्या रहेगा? एक तो ट्रांसफर का और दूसरा अपॉइंटमेंट का। और ये कैसे आया था? इसकी इंसेप्शन हुई थी 1998 में, यानी इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1998 में। उससे पहले कोलिजियम सिस्टम भारत के ओरिजिनल संविधान में नहीं था। इतना आपके लिए बहुत सफिशिएंट हो जाएगा किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमने अपॉइंटमेंट देख लिया, हमने 99th अमेंडमेंट भी देख लिया, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उसे नल एंड वॉइड भी कर दिया। अब हम कुछ यहां पे बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं बेटे, जैसे कि एज। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि देयर इज नो मिनिमम एज टू बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यदि आपकी इच्छा रहती हो कि आप न्यायाधीश बने, तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज नो मिनिमम एज, कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं करी गई है कि आप जज कहां के बन सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के। सेम गोज फॉर द हाई कोर्ट। ठीक है, अब एज तो मिनिमम नहीं है, बट हमने क्या करके रखा हुआ है बेटा जी? हमने माने संविधान में, हमने नहीं, संविधान ने करके क्या रखा है? मैक्सिमम एज का डिस्क्रिप्शन जरूर देके रखा हुआ है। और वो अधिकतम आयु कितनी है? वो अधिकतम आयु रहेगी आपकी 65 वर्ष। और ये वाली आ जाएगी मिनिमम, माने न्यूनतम आयु या न्यूनतम वर्ष या आयु। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? देयर इज नो मिनिमम एज, कोई भी न्यूनतम आयु नहीं है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने के लिए। और जो मैक्सिमम एज है वो कितनी है आपकी? 65 ईयर्स। और बेटा जी सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप ये अच्छे से जानते हो कि ये क्या है? दिस इज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है सुप्रीम कोर्ट? सुरक्षक है संविधान का। ठीक है, जैसा कि आपके पेरेंट्स आपके गार्डियन है, तो वैसे ही भारत के संविधान का जो गार्डियन है वो कौन है? वो है भारत का
सर्वोच्च न्यायालय। सेकेंडली इट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे अंतिम वर्डिक्ट जो इसकी रहेगी वही फाइनल रहेगी। थर्ड, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो सुप्रीम कोर्ट सर्वप्रथम आ जाएगा नंबर 1 पे। समझ रहे हो कि ताकत के हिसाब से अगर देखा जाए तो ताकतवर कौन है? फिर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, देन आफ्टर दैट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आपका स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ देखने के बाद ये तो हमें पता लग ही गया दैट सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप मोस्ट कोर्ट इन इंडिया, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, गार्डियन सुरक्षक है संविधान का। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बेटे, ये तो और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का सुरक्षक। तो यहां पे जितने भी आप देख रहे हो पूरे इंडिया में सबसे पावरफुल क्या आ गया? सुप्रीम कोर्ट। कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं बच्चा जी हम अभी। जैसे कि आपका एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 130, अनुच्छेद नंबर 130। इसमें क्या लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन declares Delhi as the seat of सुप्रीम कोर्ट। क्या कहना चाहते हैं ये? इनका मानना ये है कि संविधान के अनुच्छेद 130 के तहत यह निर्धारित किया गया है कि दिल्ली जो है दैट विल बी द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसलिए आप अच्छे से जानते हो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट कहां पे है? दिल्ली में है। अब आज की तारीख में एग्जामिनर क्या करते हैं, आपसे थोड़ा सा इससे मोल्ड हुआ क्वेश्चन पूछता है। सो इट मे बी ए क्वेश्चन दैट अगर मान लीजिए कि दिल्ली से कहीं और शिफ्ट करना हो तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर। तो यदि आपको, देखो हम तो नहीं कर सकते ना, तो दिल्ली से कौन ट्रांसफर करेगा? दिल्ली से यहां से ट्रांसफर करने की शक्ति जो है वो सीजीआई के पास है। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश जी हैं ये यहां से ट्रांसफर कर सकते हैं दिल्ली से। ठीक है, तो सीजीआई ऑफ इंडिया कैन रिप्लेस द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्लस साथ में इनके साथ कौन आ जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति। तो दोनों का रोल आ गया यहां पे। किसका आ गया? पहले सीजीआई भारत के मुख्य न्यायाधीश जी का, और दूसरा किसका आ गया? राष्ट्रपति जी का। आर्टिकल 130 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। संविधान के तहत जो सीट है वो कहां पे निर्धारित की गई है? दिल्ली। अब दिल्ली से कहीं और अगर ट्रांसफर करना होगा तो वो कौन करेंगे? सीजीआई प्लस प्रेसिडेंट। और कोई भी कोर्ट इस काम को करने के लिए ना तो सीजीआई ना प्रेसिडेंट को कोई निर्देश जारी कर सकता है।
क्लियर है? ओनली विद द अप्रूवल ऑफ सीजीआई प्लस प्रेसिडेंट। सो आर्टिकल 130 भी आपको क्लियर है। अब अगर मान लो कि हमें एक्टिंग चीफ जस्टिस की जरूरत पड़ेगी। एक्टिंग मतलब टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए। अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस की जरूरत कब पड़ सकती है? जब सीजीआई इज टेम्परेरी एब्सेंट। सेकेंड, he is unable to perform his duties। अब मान लीजिए सीट ऑफ सीजीआई इज वेकेंट। अब मान लो बच्चा जी, एक्टिंग माने कुछ समय काल के लिए हमें भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो कुर्सी है वो खाली है, टेम्परेरी जो है एब्सेंट चल रहे हैं, या मान लीजिए अनेबल है अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, या कुछ समय काल के लिए सीट खाली है, तो हमें सीजीआई की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में क्या होगा, यहां पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। इस एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करेंगे? भारत के राष्ट्रपति। यही आपका अनुच्छेद नंबर 126 भी कहलाया जाता है। अभी हमने पीछे जो देखा था वो आर्टिकल नंबर 130 था, और अभी जो हमने देखा है दैट इज व्हाट, आर्टिकल नंबर 126, अनुच्छेद 126। अब वैसे तो बेटा इन्हें हम हटा नहीं सकते हैं, बट हमारे पास क्या है, इनको हटाने के लिए दो प्रावधान है और उनका जिक्र किया गया है, जजेस बिल इंक्वायरी 1968, जिसमें दो प्रावधान है। एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर बच्चा, और दूसरा आ गया इनकैपेसिटी। क्या आ गया? प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी से तो आप समझ चुके होंगे कि जज मान लीजिए यहां पे बहुत इल हैं, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है उनकी, तो ये वो कंडीशन आ गई। और प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यही ऐसे दो क्लॉजेज हैं जिनके तहत जजेस को हटाया जा सकता है। बाकी नॉर्मल में अपना रेजिग्नेशन देते हैं तो दे कैन गिव द रेजिग्नेशन टू दी प्रेसिडेंट, अपना त्याग पत्र उन्हें दे सकते हैं, बट अगर हटाना हो तो हटाने के ये दो प्रावधान है। अब इसका प्रोसीजर भी बहुत लंबा है। अब वो प्रोसीजर हम देखते हैं यहां पे कि क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर इसे लोकसभा में लेकर आना है तो आपको 100 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए, 100 सदस्यों का समर्थन। चाहे आप लोकसभा में लेके आइए चाहे राज्यसभा में लेके आइए, तो ये रहेंगे 50 मेंबर्स। लोकसभा और राज्यसभा से साफ साफ मेरा मतलब है पार्लियामेंट। अब किसी में भी लेकर आना है, चाहे इसमें चाहे इसमें, तो यहां पर 100 सदस्य सहमति करेंगे इस चीज के लिए या इस चीज के लिए, और राज्यसभा में 50। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला आपका स्टेप रहेगा कि इस बिल को आगे कैसे लेके जाया जाएगा। तो पहला अधिनियम आ गया। सेकंड क्या होगा, स्पीकर और चेयरमैन में एक्सेप्ट
और रिफ्यूज दी बिल। तो बच्चा पार्टी ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया, कौन से वाला? सेकंड वाला इंपॉर्टेंट आ गया। कैसे आ गया? इसमें कह रहे हैं कि स्पीकर ऑफ नहीं, सॉरी और आया यहां पे, स्पीकर और चेयरमैन। स्पीकर हमारे यहां पे कहां रहते हैं? ये लोकसभा में। इनका रोल चेयरमैन का कहां पे है? इनका है राज्यसभा में। ये पर्सन या ये व्यक्ति जो है ये राज्यसभा से लिंक है, वहां के अध्यक्ष हैं, और स्पीकर ये इनका लिंक कहां से है? लोकसभा से, ये वहां के अध्यक्ष हैं। अब स्पीकर या चेयरमैन चाहें तो इस प्रस्ताव को यानी इस बिल को स्वीकार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्वीकार कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? अस्वीकार। दोनों प्रावधान है हमारे पास। क्लियर? अगर स्पीकर या चेयरमैन दोनों में से जिस भी हाउस में ये आएगा बेटे, अगर इन्होंने स्वीकार कर दिया तो ये तीसरे स्टेप में जाएगा बिल, वरना ये बिल यहीं पे समाप्त हो गया फिर आपका। अगर किसी ने भी इसे अस्वीकार कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया तो तीसरे में जाएगा, यदि अस्वीकार कर दिया तो यहीं पे ये प्रावधान समाप्त हो गया। कोई दिक्कत आपको यहां तक? हमने बहुत सारी चीजें देखी, हिस्ट्री भी देखी, कैसे सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। रेस्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।